हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होमलैंड एकेडमी पे। आपका अपना चैनल है। मैं हूं मनीष मिश्रा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं साउंड। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? आप दिन भर में लाखों चीजों की आवाजें सुनते हो, खटर पटर से लेके कोई संगीत हो गया, कोई चिड़िया चहचहा रही है, कोई आपको बुला रहा है, कोई कान में आपके आके धीरे से विस्पर कर रहा है, कहीं मच्छर आपको परेशान कर रहे हैं। ये सब कुछ साउंड है। सारी चीजें जो है ये आपके एक वाइब्रेशन के तरीके से होती हैं और इनका जो रिसेप्शन है उसे आपका कान करता है। ये कान आपके इन वाइब्रेशंस को रिसीव करके ब्रेन में भेजेगा। ब्रेन उस सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है। अच्छा, हाँ, आप सोच रहे होंगे इसमें ब्रेन का क्या रोल है। बेटा, जो भी साउंड है वो किस काम का है, आपको उसको मतलब समझने की क्षमता है कि नहीं है, ये सब कुछ ब्रेन तय करता है। आपके लिए साउंड तभी वो मतलब का है जब वो ब्रेन उसे इंटरसेप्ट कर पाए। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तो वो मेयरली एक नॉइज है। आपके लिए वो तभी इफेक्टिव होगा जब उसका इंटरसेप्शन आपका ब्रेन कर पाएगा। तो इन सारे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस आपको लग रहे हैं, ये एक्चुअल में है बहुत सिंपल। हम इनको शुरू करते हैं, धीरे से एक एक करके पढ़ते जाएंगे और लास्ट में आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। पहला हमारा है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। कोई भी साउंड है, चाहे वो आपका म्यूजिक हो गया या कोई डिस्टरबेंस हो गया, हर एक जो आवाज है, हर एक साउंड है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है। सबका सिंपल एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। अब आप अगर वाइब्रेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उससे भी सिंपल तरीके से आप ये समझिए, टू एंड फ्रो मोशन। कहीं भी कोई चीज है, अगर मान लीजिए वो रेस्ट पे सिंगल इस जगह पे है और अपनी जगह से वो इस जगह पे आगे जा रही है और इस जगह पे पीछे आ रही है, अपनी पोजीशन के अराउंड आगे और पीछे वो मतलब टू एंड फ्रो मोशन करते जा रही है, इसी को बोलते हैं वाइब्रेशन। आप समझिए कि आप किसी ट्यूनिंग फॉर्क को लीजिए और ट्यूनिंग फॉर्क को आप बैंग करिए, वो क्या होगा, वो आपको आगे पीछे इस तरीके से जाते हुए दिखेगा, वो वाइब्रेट करेगा। तो हर एक वाइब्रेशन जो है वही साउंड को प्रोड्यूस करता है। वो वाइब्रेशन ट्रेवल करती है और ट्रेवल करके आपके ईयर्स में जाती है, तब जाके आपको समझ में आता है कि कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ है। तो हर एक साउंड प्रोड्यूस होने के लिए आपको क्या है, वाइब्रेशंस की रिक्वायरमेंट है। अगर वाइब्रेशन है तो पहला रिक्वायरमेंट हमारे साउंड के लिए वाइब्रेशन। दूसरा रिक्वायरमेंट है मीडियम, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। अब उसे हम आगे समझेंगे। आप ये समझ लीजिए हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। आपका सवाल इस तरीके से आंसर हो रहा है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस। एंड व्हाट आर वाइब्रेशंस? वाइब्रेशंस क्या होती हैं? वाइब्रेशंस आर नथिंग बट द टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम ऑक्सिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। जैसे आप धागे से लटका दीजिए एक पेंडुलम को, उसे आप क्या करिए, धागा आपका कैसा होना है, नॉन स्ट्रेचेबल टाइप का होना चाहिए, जो अपनी जगह से फिक्स रहे, स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। आप उस धागे को एक बॉब लटका दो उस पे और उसे आप एक बार हिट करो, वो आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। ये कैसा मोशन कर रहा है? ये ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इसी टाइप के मोशन को आपको रिक्वायरमेंट होती है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर हम बात करते हैं हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, बोल बोल के ही पढ़ा रहा हूं। आप ये चीजें सुनने के बाद किसी को सुनाओगे, किसी को बताओगे, उसके लिए भी आप बोलोगे। तो आपके अंदर ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? आप सोच रहे होगे यहां कौन सी वाइब्रेशंस हो रही हैं? तो बिल्कुल हो रही हैं। ये वाइब्रेशंस आपके जो आपका वोकल कॉर्ड है, जिसको आप लैरिंग्स बोलते हो, वोकल कॉर्ड या लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, सारी चीजें क्या है, जैसे आपके जो आप एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हो तो एक फूड पाइप होता है ईसोफेगस, जो आपके मुंह से होता है पेट तक जाता है। दूसरा होता है फूड पाइप के अलावा विंड पाइप होती है, जो नाक से आप सांस लेते हो उसे लंग्स तक ले जाने का काम करती है, जिसे आप विंड पाइप या ट्रैकिया भी कहते हो। तो उसी विंड पाइप के एंड पे, जो इस जगह पे जहां एडम्स एप्पल होता है ग्रोन अप लोगों के, वो एडम्स एप्पल कुछ और नहीं बल्कि आपका वॉइस बॉक्स है, जो कुछ ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये होता है इस जगह पे। आप देखिए यहां से क्या होता है, यहां से आपके लंग से एयर आती है और इन जो मसल्स है इनको क्या करती है, डिस्टर्ब करके जाती है। तो यहां पे वाइब्रेशन होता है। वो जो मसल्स होती है उन्हें हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वो वोकल कॉर्ड जब आप बोलते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर पास में आ जाती हैं और पास में आती हैं, वहां से जब आपके लंग से एयर आती है तो उन्हें वाइब्रेट कर जाती है। जब आप नॉर्मली बोल नहीं रहे हो तो ये वोकल कॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहती, मतलब रिलैक्स रहती, दूर दूर रहती है, तो आप सिंपल सांस ले रहे हो। लेकिन जैसे आप बोलते हो तो मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, पास पास आ जाती है। तो आपने मेले में पुंगी देखी ना, पतली सी जगह होती है, वहां से आप एयर ब्लो करते हो तो साउंड आता है। सेम ऐसी हमारे लैरिंग्स में होता है। जब आप बोलते हो तो क्या होती है, मसल्स आपकी पास में आ जाती है, वहां से जब एयर निकलती है तो
साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हाउ इज साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस? तो ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। लैरिंक्स कहां होता है? तो एट द एंड ऑफ द विंड पाइप, ठीक है। फिर साउंड प्रोपगेशन मैंने बोल दिया यहां से, लेकिन अगर ये आप उसको सुन सकते हो तो इसे सुनने के लिए साउंड को ट्रेवल करना पड़ रहा है आपके तक। और ये साउंड ट्रेवल कैसे कर पा रहा है? साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर आपके लिए ये वर्ड कठिन पड़ रहा है मीडियम, तो आप ऐसे सोचो कि हर एक माध्यम, आपने मैटर पढ़ रखा है, मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसा क्यों हो रहा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस अलग अलग क्यों है? देखिए, उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं, बहुत अगर टाइटली पैक्ड है, बहुत पास पास हैं, तो वो क्या है? सॉलिड है। थोड़े लूज हैं, इसी वजह से उनके अंदर फिक्स शेप नहीं है, तो थोड़े लूज लूज पार्टिकल्स है वो लिक्विड है। और अगर एकदम दूर दूर पार्टिकल्स हैं तो वो गैस हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो पार्टिकल्स हैं, आप ना जब बोलते हो, सपोज मैं बोल रहा हूं, तो यहां मेरे मुंह के सामने जो गैस, एटमॉस्फेयर हर तरफ है, एयर है, अगर एयर नहीं होती तो हम कैसे सांस ले पाते? तो एयर में जो पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल्स, मैं जब बोल रहा हूं तो उस पार्टिकल को मैं वाइब्रेट कर दे रहा हूं। मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है उसकी एनर्जी उस पार्टिकल को मिल रही है। वो पार्टिकल क्या हो रहा है? वो वाइब्रेट करके अगले पार्टिकल के पास जाके अपनी एनर्जी उसको दे रहा है, फिर अगला पार्टिकल और उसके अगले पार्टिकल को, इस तरीके से करके जब तक वो एनर्जी, जहां तक पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने की एनर्जी रख पा रही है, वहां तक वो साउंड पहुंच रहा है। ऐसा नहीं मैं यहां से बोलूंगा तो अर्थ के दूसरे एंड तक आवाज जाएगी, नहीं, उतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जहां तक के पार्टिकल्स तक आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, वहीं तक आपका साउंड ट्रेवल करेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया क्या? ये गैसियस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसा माहौल है? यहाँ पे मैं क्या पानी के अंदर तो हूं नहीं, तो मैं क्या हूं? मैं आपके एनवायरमेंट में गैसियस जो मॉलिक्यूल्स है उनका यूज कर रहा हूं। नॉर्मली इसी तरीके से सबका साउंड प्रोपेगेट करता है। लेकिन आपने ये देखा है कि पार्टिकल्स तो लिक्विड में भी होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, बल्कि अगर देखा जाए गैस के मुकाबले तो लिक्विड के पार्टिकल्स और पास पास होते हैं, सॉलिड के एकदम पास पास होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, एनर्जी ट्रांसफर किस में जल्दी हो रहा है? जिसके पार्टिकल सबसे ज्यादा करीब है। तो इस तरीके से अगर देखें तो आपके सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज्यादा करीब करीब पैक होते हैं, तो सॉलिड में साउंड सबसे जल्दी ट्रैवल करता है। जब हमने देखा कि सॉलिड मॉलिक्यूल सबसे पास पास होते हैं तो उनमें साउंड सबसे क्विकली ट्रैवल करता है, क्योंकि जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को आप एक मॉलिक्यूल को एनर्जी दोगे तो वो अगले मॉलिक्यूल को बहुत जल्दी ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स काफी पास पास हैं। जैसे उसका एग्जांपल आप डोर नॉकिंग से देख सकते हो। आप एक तरफ दरवाजे को नॉक करिए, उस पार उसकी साउंड बहुत क्विकली और बहुत एफिशिएंटली ट्रैवल करती है। रेल की पटरियों पे कान लगा के लोग बहुत दूरों से पता कर लेते थे कि ट्रेन आ रही है। सेम उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से सॉलिड के कंपैरिजन में दूर होते हैं, बट हाँ गैस के कंपैरिजन में तो बिल्कुल और एफिशिएंट ही होंगे। तो सॉलिड के बाद नेक्स्ट पे जो मॉलिक्यूल जिसके सबसे पास होते हैं वो लिक्विड होता है, इसीलिए सॉलिड के बाद नेक्स्ट पे लिक्विड आता है जहां पे साउंड तेजी से ट्रेवल करता है। हम और आप इसकी बातें उतने अच्छे से नहीं समझेंगे क्योंकि हम लिक्विड में नहीं रहते, हम पानी में नहीं रहते। लेकिन पानी में रहने वाले जंतु जैसे कि शार्क हो गया, वेल्स हो गई, या आपका डॉल्फिन हो गया, ये क्या करते हैं, ये पानी में हो रही जरा सी हलचल को, उनके वाइब्रेशंस को समझ लेते हैं और अपने उसी हिसाब से मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे उनके प्रे को कैच करना हुआ या अपने मूवमेंट्स डिसाइड करने हुए। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन थोड़े से दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं हो पाता है। फिर आ जाता है गैस। गैस यानी कि हमारा एनवायरमेंट जो एयर है उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा, मैटर के अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए जो दूरी की, तो गैस के मॉलिक्यूल सबसे दूर दूर होते हैं। तो इसीलिए गैस में जो है साउंड सबसे स्लो ट्रैवल करता है हमारे एनवायरमेंट के कंपैरिजन में। ये लिक्विड और सॉलिड दोनों में जो है जो साउंड प्रोपगेट है वो काफी तेजी से करता है। फिर हमने प्रोपगेशन देख लिया, अब प्रोपगेशन को रिसीव कहां से करते हैं हम? प्रोपगेशन जो भी साउंड है, जो भी वाइब्रेशन है, जो आपकी एक बार एमिट हो गई, वाइब्रेशन निकल गई, तो उसे सुनने के लिए आपके पास कान है, ईयर्स। यही एक आपका ऐसा ऑर्गन है जो हर तरीके की साउंड को आपको सुनाता है। उसे जो रिसीव करके जो उसको रीड करने का काम करेगा वो ब्रेन करता है, लेकिन सिग्नल्स को जो सुनता है, जो रिसीव करता है, वो तो आपका ईयर है। और ईयर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। सबके अपने अपने काम है। जो सारे जैसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं उन वाइब्रेशंस को ईयर रिसीव करके और ईयर ड्रम पे सेम वाइब्रेशन प्ले करता है, उसी वाइब्रेशन को रीड करता है हमारा ब्रेन नर्व इंपल्सेस के जरिए। अब कैसे हम देखते हैं, सबसे पहले आउटर ईयर होता है आपका पिन्ना। ये काम क्या करता है, ये सारे वाइब्रेशंस को कलेक्ट करके अंदर भेजता है।
फिर आता है आपका मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में आपके 3 पेयर ऑफ बोन्स होते हैं जो साउंड को एम्पलीफाई करते हैं। जैसे आपका एम्पलीफायर काम करता है साउंड को और बूस्ट करने का, उसी तरीके से तीनों बोन्स क्या करते हैं, ऐसे वो चेन के तरीके से लगे रहते हैं, वहां पे साउंड जाने के बाद और एम्पलीफाई हो जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका इनर ईयर। इनर ईयर के 2 पार्ट्स हैं, इसमें कोक्लिया आता है और सेमी सर्कुलर केनाल आता है। कोक्लिया क्या करता है, कोक्लिया उन जो वाइब्रेशंस हैं उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करा के ब्रेन को भेजने का काम करता है। सेमी सर्कुलर केनाल का क्या काम है, सेमी सर्कुलर केनाल सुनने में मदद नहीं करता, वो आपका बैलेंस मेंटेन करता 3D में, जिससे आप ये पता लगा पाते हो कि साउंड नीचे से आ रही है, ऊपर से, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही, वो आपका 3 डायमेंशनल जो है, जो उसको जो इक्विलिब्रियम है उसका वो सेट करता है। फिर आपका जो भी साउंड है वो आप सोचते होगे कि एक ही जैसे साउंड तो सारे होते नहीं है, कुछ लाउड होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ की पिच हाई होती है, कुछ की पिच लो होती है। अब ये पिच और लाउडनेस, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ये सब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके पेंडुलम का, आप उसे समझने की कोशिश करिए। ये पेंडुलम आपका रेस्ट में है, अगर यहाँ पे हमने उसको एक बार मूव किया, अब मूव करने के बाद वो यहां और यहां इसी से टू एंड फ्रो ऑक्सिलेटरी मोशन करने लगता है। जो यहां से वो यहां तक गया, यही है क्या इसका, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। और ये भी क्या है, ये भी इसका एम्पलीट्यूड है। तो अपनी रेस्ट पोजीशन से वो कहां तक जा रहा है वाइब्रेट करता हुआ, ये डिस्टेंस इसका एम्पलीट्यूड है। अगर आप इसको बढ़ा दोगे, एम्पलीट्यूड सपोज करो यहां से आप यहां तक, आप उसको और तेजी से ऑक्सिलेट करा दो, तो ये जो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो कुछ और नहीं बल्कि आपका वॉइस लाउड हो जाएगा और तेज हो जाएगा। इससे लाउडनेस का कनेक्शन होता है। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इस पूरे साइकिल को बोलते हैं। एक बार अपनी पोजीशन से जहां से गया वहीं से वापस आ गया, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये कितने वाइब्रेशंस कंडक्ट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, वही क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। कई बार होता है कि 1 सेकंड में 1 से ज्यादा बार वाइब्रेट कर जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। 1 सेकंड में कई बार कम वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं यही है फ्रीक्वेंसी। और ये जो इसका एम्पलीट्यूड है कि कितने रेंज में ये मोशन कर रहा है, जितना रेंज बड़ा होगा उतना एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, और एम्पलीट्यूड अगर बड़ा है तो इसका मतलब आवाज काफी लाउड है। और फिर तीसरे पे आता है टाइम पीरियड, कि अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वही है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, फिर आ जाता है लाउडनेस। तो हम समझ गए कि अगर एम्पलीट्यूड जितना बढ़ाओगे वही उसकी लाउडनेस है। फिर पिच क्या होता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है उतना ही ज्यादा पिच है। जैसे आपका ये वॉइस बॉक्स जो आपका लैरिंक्स था, अगर ये काफी पास पास आ गया, काफी पास पास आ गया तो इसमें से हाई फ्रीक्वेंसी की वॉइस निकलती है, जैसे छोटे बच्चों की हो गई या लड़कियों की वॉइस। उनका क्या होता है, उनका ये जो एडम्स एप्पल होता है वो इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है। लेकिन जेंट्स का क्या होता है, जो बड़े मेल्स हैं उनका जो ये वॉइस बॉक्स है वो ब्रॉड होता है। तो जब ऑलरेडी ये दूर दूर है तो उनमें क्या होगा, वाइब्रेशंस उतने ज्यादा नहीं होंगे। इसीलिए हमारी जो मेल वॉइस है वो मेल वॉइस की पिच पिच लो होती है, और गर्ल्स की पिच हाई होती है। छोटे बच्चों की भी पिच हाई होती है। ज्यादा पिच है मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हम एम्पलीट्यूड समझ गए, जितना रेंज ऑफ मोशन वही एम्पलीट्यूड है, ये वाला एम्पलीट्यूड, ये वाला एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की बात कर रहा है। टाइम पीरियड क्या है, एक फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार वाइब्रेट करके वापस आने में जितना टाइम लग रहा है वही इसका टाइम पीरियड है। अब आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है, तो पर सेकंड ही जरूरी नहीं हर सेकंड में एक बार वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसलिए कभी भी टाइम पीरियड को 1 सेकंड से कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक वाइब्रेशन कई बार बहुत 1 सेकंड से पहले भी हो गया तो उसका जो है, मान लीजिए आधे सेकंड में हो गया एक वाइब्रेशन, तो आधा सेकंड क्या है, उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी जितना 1 सेकंड में वाइब्रेट किया वो। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड पे। ऑडिबल मतलब क्या होता है, जो आपको सुनाई दे जाए, और इनऑडिबल मतलब जो आपको सुनाई ना दे। तो हमारे लिए एक रेंज है, हमारे कानों की भी एक क्षमता है जहां जितना हम सुन सकते हैं। हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं, उसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी साउंड होगा वो आप सुन सकते हो, वो आपकी लिमिट वही है। 20,000 से ऊपर होगा तो वो आप नहीं सुन सकते।
या 20 हर्ट्ज से कम का होगा वो भी आप नहीं सुन सकते। तो ऑडिबल साउंड क्या हुआ, जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जिसकी फ्रीक्वेंसी हो। फिर इनऑडिबल साउंड क्या है, तो उसकी बात करोगे तो चाहे 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया या 20 हर्ट्ज से कम, ये आपका इनऑडिबल की रेंज में आ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा के साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड ऐसे साउंड की बात कर रहे हैं हम जिसको हम सुन नहीं सकते। अब अल्ट्रासोनिक साउंड को आप सबसे कॉमनली कहां देख सकते हो, अगर आप देखो किसी का अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो वो किससे होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी से हो रहा होता है। तो कभी ऐसा देखा है कि आपने अल्ट्रासाउंड हो रहा है और बहुत तेज आवाज आ रही है, एक्चुअल में रहते हैं फ्रीक्वेंसीज लेकिन आप सुन नहीं सकते। अच्छा, अल्ट्रासोनिक साउंड की यूजेस में भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब आप किसी प्रेग्नेंट औरत का आप क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, तो स्कैन करते वक्त आप इसी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। वही फ्रीक्वेंसी क्या करती है, बच्चे के फीटस को डिजाइन करने की हेल्प करती है। दूसरा है, जब हम मेटल्स में, बड़े बड़े मेटल शीट्स में एरर वगैरह पता कर रहे होते हैं कि कहां पे डिफेक्ट है, उस जगह पे भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। फिर आ जाता है नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज क्या है, नॉइज सारी इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। कोई फ्रीक्वेंसी कैसी है, यहां से जा रही है वापस आ रही है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में सपोज करिए 10 वाइब्रेशन हो गया तो फ्रीक्वेंसी वही हो गई। अगर अगले सेकंड में 15 वाइब्रेशन हो गए, उसके अगले सेकंड में 20 वाइब्रेशन, उसके अगले सेकंड में फिर 2 वाइब्रेशन, तो ये जो इरेगुलर सी फ्रीक्वेंसी हो रही है ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं नॉइज। जैसे अगर कोई दूर दूर घचपच घचपच बोल रहा है, वहीं पे कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, दूर कहीं ट्रैफिक की आवाज आ रही है, तो वो सब क्या है, वो सारे जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं। कोई धीमे हॉर्न बजा रहा है तो कोई बहुत कस के बजा रहा है, कोई आपका धीरे धीरे बात कर रहा है, विस्पर कर रहा है, कोई उसी में खस के ठहाका लगा के हंसने लगा। तो ये क्या है, ये इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज जो है उसको हम नॉइज कह रहे हैं। लेकिन आपका म्यूजिक क्या है, म्यूजिक में आपकी फ्रीक्वेंसीज रेगुलर होती हैं। वो आपके जो एम्पलीट्यूड है उसका, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ एक सेट तरीके से वहां पे चल रही होती है, तो आपके कानों को वो सूदिंग लगता है, उसको आप इंजॉय कर पाते हो। म्यूजिक भी कुछ और नहीं, वही वाइब्रेशंस हैं, लेकिन उन वाइब्रेशंस का क्या रहता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत सेट रहती है, तो उसे हम कहते हैं म्यूजिक। अच्छा, जो भी ये जो आपका नॉइज की मैंने बात की, आपको सुनने से ही नहीं वो नॉइज अच्छा लग रहा है, या कोई ऐसा है जो नॉइज एंजॉय करता है, मुझे लगता है कोई नहीं। क्योंकि नॉइज में क्या है, नॉइज में फ्रीक्वेंसीज इरेगुलर हैं जो आपको काफी सारा नुकसान करती हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा लंबा एक्सपोजर आपको नॉइज का हो गया तो आपको थकान जैसा लगेगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। कई कई बार होता है कि हम लोग अगर कई बार ट्रैफिक में फंस जाए और घर आने के बाद फ्रेश महसूस नहीं होता है, हमको थकान थकान जैसी लगती है। और ये लगातार अगर नॉइज पोल्यूशन आपका महसूस ज्यादा समय तक होता है तो आपको डेफनेस हो सकती है, आप बहरे हो सकते हैं उससे। बहुत ज्यादा लाउड नॉइज जो है वो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, बच्चों की ग्रोथ के लिए तो बिल्कुल नहीं। फिर अच्छा, मैंने नॉइज पोल्यूशन बता दिया, तो आप ये समझो कि क्या ऐसे कोई तरीके हो सकते हैं जिससे हम नॉइज पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकें। बिल्कुल, मैंने ट्रैफिक की बात की। अगर ट्रैफिक में ज्यादा आपके गाड़ियों की आवाज है तो आप गाड़ियों के इंजन पे क्या है, साउंड प्रूफिंग कर सकते हो, रबर शीट्स वगैरह लगा सकते हो। घरों पे आपके ज्यादा जो आपका ये समर कूलर होता है, और बाकी घर पे मिक्सी चला रहा है, कोई जोर जोर से टीवी चला रहा है, तो पहली बात तो टीवी की वॉल्यूम को कम ही रखे। इसके अलावा क्या करें, वो घर पे कर्टन्स वगैरह होते हैं उसके, तो कर्टन्स वगैरह क्या करती हैं, वो साउंड को क्या करती हैं, डैम्पनिंग का काम करती है, साउंड को लो करती है। फिर डबल ग्लास का विंडो लगाइए आप। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप नीम और अशोका के पेड़ भी लगा सकते हैं, उन्हें हम ग्रीन मफलर्स कहते हैं, वो आवाज को करते हैं, मफल कर देते हैं, दबा देते हैं। तो अगर सराउंडिंग में पेड़ लगे हुए हैं उसमें भी ज्यादातर नीम और अशोका के, तो वहां पे नॉइज पोल्यूशन कम होगा। और फिर अगर नॉइज पोल्यूशन कम हो गया है तो उससे होने वाले नुकसान भी आपको नहीं मिलेंगे। तो यही हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है।